अब हम पढ़ेंगे इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में कि इंडिया में लोगों की कैसी हालत थी। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू फोकस इज लिटरेसी रेट। कितने लोग पढ़ना लिखना जानते थे? वो 16% से भी कम था। आप सोच सकते हो टोटल रेट दैट वाज लेस देन 16%। केरला में इस समय अब 90% लोग हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं। इंडिया में इतने कम लोग जो पढ़ना लिखना जानते थे। अब आप इसी से अज्यूम कर सकते हो दैट जो लोग अगर 16% से कम लोग ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, यानी बाकी बचे हुए 84% लोग वो हाई लेवल जॉब्स के एलिजिबल ही नहीं। वो क्या काम कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। दे कैन ओनली खेती बाड़ी कर सकते हैं, फिर वो काम जिससे पढ़ना लिखना जरूरत ना हो। बाकी कोई भी ऐसी जॉब बताइए, मतलब कोई भी ऐसी जॉब ढूंढना मुश्किल से पढ़ना लिखना ना आता हो। तो अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जॉब्स। तो आप देख सकते हो हाउ पॉवर्टी, कितनी ज़्यादा पॉवर्टी रही होगी। फीमेल लिटरेसी रेट की तो हालत ही खराब थी। दैट वाज 7%। अगर आप 100 फीमेल्स को रैंडमली चूज करोगे तो उसमें से केवल 7 ऐसी होंगी जिनको पढ़ना लिखना आता। वो केवल और केवल 7। तो उनका तो जॉब करने का सवाल ही नहीं बनता। दैट वाज नेग्लिजिबली लो। अब तो काफ़ी बेटर है। दूसरा कि अभी आप जाते हो, आपके हर शहर में एक सिटी हॉस्पिटल होता है जहाँ पर आप जाके फ्री में दवाई ले सकते हो, फ्री में अपना चेकअप करवा सकते हो, और हर गली नुक्कड़ पे एक क्लिनिक मिलता है। उस टाइम पे एकदम उसका उल्टा था। हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं थी यार। जब गरीब लोग हैं और डॉक्टर वॉक्टर तो कहाँ क्या बनेंगे, 16% लिटरेसी रेट है। तो उसके बाद डॉक्टर वगैरह कौन होते थे? जो सारे ब्रिटिशर्स होते थे। अगेन उनकी फीस बहुत हाई होती थी। तो जो नॉर्मल एकदम गरीब किसान होता था ना, तो वो एक्सेस है ही नहीं उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ की। इसी वजह से जो महामारियाँ होती थी, वाटर बोर्न डिजीज, एयर बोर्न डिजीज, ये सब बहुत ज़्यादा थे। मतलब इतने ज़्यादा थे कि दैट वाज वेरी कॉमन। कोई दवाई थी नहीं, इलाज था नहीं। कभी इस गांव में महामारी फैल गई, कभी उस गांव में महामारी फैल गई, ये शहर के लोग चले गए, वो शहर के लोग गड़बड़ हो गए। तो ऐसे बहुत दिक्कतें रहती थी। तो इसी वजह से, क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा होती थी और डॉक्टर के लिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे, इसीलिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी और जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत कम था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना जीने वाला है। तो दैट वाज 44 ईयर्स। 44 फॉर द एवरेज एज ऑफ पर्सन। मतलब मोर देन 50% लोग 40 इंडिया में जो पैदा होते थे वो 44 से कम एज पे ही मर जाते थे। मोर देन 50%। दैट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी 63 है। दैट इज वेरी गुड। इन इंडिया 63 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया के, मतलब मोर देन 50% लोग 63 साल तक जिएंगे। उस टाइम पे एक और अलार्मिंग फैक्टर था मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी रेट मतलब अगर एक कंट्री में 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से कितने अपने जन्म के वक्त मर जाते हैं? दैट वाज 218। ऑलमोस्ट हर 5 बच्चे में एक बच्चा ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज मर जाता था पैदा होते टाइम, या फिर उसकी माँ मर जाती थी। दैट इज मोर्टेलिटी रेट। अब बहुत बहुत कंट्रोल हुआ है। केवल हम 70 साल में 63 पर लेके आए। अब 1000 में से केवल 63 बच्चे ही ऐसे हैं जो मरते हैं, और दैट इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। थोड़ा बहुत है, पिछड़े गाँव में हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, बट दैट इज ड्यू टू कोई बीमारी है उनको, फिर जेनेटिक डिजीज वगैरह वगैरह। दिस इज द चेंज फ्रॉम 218 टू 63। आई थिंक मोर्टेलिटी रेट सब समझ गए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सब समझ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, हेल्थ फैसिलिटीज थी नहीं, लोग ज़्यादातर अनपढ़ थे, पढ़ना भी नहीं जानते थे, वो क्लर्क का काम भी नहीं कर सकते। तो इसका रीज़न क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? सिर्फ एक ही रिजल्ट होगा, इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी बेहद बढ़ेगी, बिल्कुल अनकंट्रोलेबली बढ़ने वाली पॉवर्टी। और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। सो दिस वाज द रीज़न कि ये हालत थी हमारे कंट्री की। ये डेटा से पता लग रहा होगा कि व्हाट वाज द हालत ऑफ आवर कंट्री। तो दिस इज द थिंग।